आज की ये कहानी है दिल्ली की पहली मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान की। इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं, हम लोग जान लेते हैं। सन 1206 में जब चंगेज खां की सेना मध्य एशिया के घास के मैदानों को अपने घोड़ों की टापों तले रौंद रही थी, उस समय दिल्ली सल्तनत के शासक शमसुद्दीन इल्तुतमिश के घर पर एक बेटी का जन्म हुआ, जो आगे चलकर रजिया बिन्त इल्तुतमिश कहलाई। दिल्ली में कुतुब मीनार को बनवाना तो शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसे पूरा किया था रजिया के पिता सुल्तान इल्तुतमिश ने। मिनहाजुस सिराज जुज्जानी ने अपनी किताब तबकात-ए-नासिर में लिखा, माना जाता है कि दिल्ली पर राज करने वाले शासकों में इल्तुतमिश से अधिक उदार विद्वानों और बुजुर्गों का सम्मान करने वाला शख्स नहीं था। 14वीं सदी में मोरक्को से भारत आने वाली यात्री इब्न बतूता ने भी अपनी किताब रेहला में लिखा था, दबे कुचले लोगों को न्याय दिलवाने और उनके साथ हुए अन्याय को दूर करने में इल्तुतमिश का कोई सानी नहीं था। और अपने महल के बाहर उसने एक बड़ा घंटा लगवा रखा था। किसी भी चीज से परेशान लोग उसे बजाकर सुल्तान का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकते थे, और घंटे की आवाज सुनते ही सुल्तान शिकायत दूर करने की कोशिश करते थे। रजिया बनी उत्तराधिकारी। जब इल्तुतमिश बूढ़ा होने लगा तो उसके दरबारियों ने उससे अनुरोध किया कि वह अपना उत्तराधिकारी घोषित करे, ताकि उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसों में जंग न छिड़ जाए। तब इल्तुतमिश ने अपनी सबसे बड़ी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उस समय के इतिहासकार सिराज लिखते हैं कि सुल्तान ने लड़की होते हुए भी रजिया को अपना वारिस घोषित किया, वह भी बाकायदा लिखकर। जब उसके दरबारी उसके इस फैसले को पचा नहीं पाए तो इल्तुतमिश ने उनसे कहा कि मेरे सभी बेटे जवानी का आनंद लेने में लिप्त हैं और उनमें से एक भी बादशाह बनने की काबिलियत नहीं रखता। मेरी मौत के बाद आप पाएंगे कि देश का नेतृत्व करने के लिए मेरी बेटी से काबिल कोई नहीं होगा। रजिया को चुनने के लिए सुल्तान ने सिर्फ भावनाओं का सहारा नहीं लिया था, रजिया में राज करने की क्षमता थी। जब भी इल्तुतमिश ने अपने सैनिक अभियानों के दौरान उसे प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंपी थी, उसने बाखूबी निभाया था। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि इल्तुतमिश का चयन परंपरा के अनुरूप नहीं था। हालांकि अरब इतिहास में महिलाओं की राजनीति में भाग लेने के कुछ उदाहरण मिलते हैं। उन्होंने कुछ सैनिक अभियानों में भी भाग लिया था, लेकिन उस दौर के समाज में आमतौर से महिलाएं पर्दे के पीछे से ही राजनीति में भाग लेती आई थी, लेकिन उनका राजगद्दी पर बैठना हैरत की ही बात मानी जाती थी। फिरोज को बनाया दिल्ली का सुल्तान। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके लिखित आदेशों के बावजूद उसके दरबारियों ने उसकी अंतिम इच्छा को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह एक महिला के अधीन काम करने के लिए तैयार नहीं थे। तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के साथ भेदभाव उस समय भी होता था। उन्होंने इल्तुतमिश के सबसे बड़े जीवित बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। मशहूर इतिहासकार अब्राहम एराली अपनी किताब द एज ऑफ रॉथ में लिखते हैं, विडंबना देखिए कि फिरोज को गद्दी पर बैठाकर भी इल्तुतमिश के दरबारियों को एक महिला के शासन से ही दो चार होना पड़ा, और वह भी एक सातिर और प्रतिशोध लेने वाली महिला से। फिरोज की शासन चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने उसकी सारी जिम्मेदारियां अपनी मां शाह तुर्कन पर छोड़ दी, और फिरोज एक ढुलमुल शासक साबित हुआ। सिराज ने लिखा कि फिरोज उदार दयालु जरूर था, लेकिन उसे अयासी, शराब और मौज मस्ती की इतनी लत थी कि राजकाज में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता था। वह शराब के नशे में हाथी पर सवार होकर सड़कों बाजार से गुजरता था और मुट्ठी से सोने के सिक्के लुटाता था, जिसे उसके इर्द गिर्द चलने वाले लोग लूटते थे। फिरोज के शासन के दौरान उसकी मां शाह तुर्कन ने हरम में अपनी दुश्मनी के पुराने हिसाब बराबर किए। उसने फिरोज के एक सौतेले भाई को पहले अंधा करवाया, फिर मरवा दिया, यहां तक कि उसने फिरोज की सौतेली बहन रजिया को भी मरवाने की कोशिश की। इस घटना के 100 साल बाद सिराज ने लिखा, इस कुप्रशासन के माहौल में कई गवर्नरों ने फिरोज के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जब फिरोज उनके विद्रोह को कुचलने दिल्ली से बाहर निकला तो रजिया ने मौके का फायदा उठाते हुए दिल्ली की जन भावनाओं को अपने पक्ष में कर लिया। लोगों ने महल पर हमला बोलकर रुकनुद्दीन की मां शाह तुर्कन को गिरफ्तार कर लिया। जब फिरोज दिल्ली लौटा तो उसको गिरफ्तार कर जान से मार दिया गया। फिरोज ने बामुश्किल 7 महीने ही दिल्ली पर राज किया। रजिया बनी दिल्ली की सुल्तान। 14वीं सदी के एक इतिहासकार अब्दुल मलिक ईसामी के अनुसार जब फिरोज का तख्ता पलटा गया और दरबारी इस बात पर विचार करने लगे कि किसे सुल्तान बनाया जाए, रजिया ने खिड़की से अपना दुपट्टा हिलाते हुए ऐलान किया कि मैं महामहिम की बेटी हूं। उन्होंने मुझे अपना वारिस चुना था।
आपने आपने सुल्तान के आदेशों की अवहेलना करते हुए किसी और के सिर पर ताज रख दिया था, इसलिए आपकी ये हालत हुई। कुछ सालों के लिए ताज मुझे दीजिए, मेरी क्षमताओं को परखिए। अगर मैं एक अच्छी शासक साबित होती हूँ तो मुझे गद्दी पर बने रहने दीजिए। अगर मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती तो यह गद्दी किसी और को दे दीजिए। इस तरह नवंबर 1236 में, कब 1236 में रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठी। दरबारियों ने रजिया को समझने में गलती की। रजिया दिखने में कैसी थी इस बारे में बहुत कम जानकारी है। उनको अपने शाही महल कुस्क फिरोजी की सीढ़ियों पर लंबी आस्तीनों का कुर्ता और ढीली सलवार पहने जरूर देखा गया था। इतिहासकार इरा मुखोटी अपनी किताब हीरोइंस पावरफुल इंडियन वीमेन ऑफ मिथ एंड हिस्ट्री में लिखते हैं, उस जमाने की जीवनीकार पुरुषों का वर्णन भी बहुत बारीकी से नहीं करते थे। जहां तक महिलाओं के वर्णन की बात है, वह ज्यादातर या तो चुप रहते थे या बहुत सी बातें छिपा जाते थे। लेकिन इसके बावजूद हमें पता है कि रजिया तुर्क मूल की थी और घास के मैदान में रहने वाले लोगों की तरह उनके गाल की हड्डियां ऊंची थी और उनकी आंखें बादाम की शक्ल की थीं। जब इल्तुतमिश के दरबार के गुलामों ने रजिया को सुल्तान बनाया तो उन्हें उम्मीद थी कि वह उनके कहने में चलेंगी और इल्तुतमिश के शासनकाल में उनका जो रसूख था वह कायम रहेगा। आने वाले दिनों में रजिया के व्यवहार ने यह सिद्ध कर दिया कि उन्होंने रजिया को समझने में गलती की थी। रजिया ने पर्दा छोड़ा। रजिया के दिल्ली की गद्दी पर बैठने को कई प्रांतीय गवर्नरों ने पसंद नहीं किया। उन्होंने अपनी सेना के साथ दिल्ली कूच कर दिया, लेकिन रजिया ने गवर्नरों के बीच फूट का पूरा फायदा उठाया और इससे पहले कि वह रजिया को कोई नुकसान कर पाते, उनका विद्रोह कुचल दिया गया। अब्राहम इराली लिखते हैं, रजिया ने जिस तरह से इस विद्रोह का सामना किया, उसकी नेतृत्व क्षमता के बारे में संशयित दरबारी उसके प्रशंसक बन गए। उन्होंने रजिया का साथ देने का फैसला कर लिया। इसके बाद हरम में रहने वाली महिलाओं पर जो पाबंदियां लगाई गई जाती थी, रजिया ने उन सबको तोड़ने का फैसला कर लिया। इब्न बतूता ने भी लिखा कि उन्होंने अपने परंपरागत कपड़े और पर्दा त्याग कर कमीज और टोपी पहनकर आम जनता के सामने आना शुरू कर दिया। जब वह हाथी पर चढ़कर महल से बाहर निकली तो पूरी जनता ने उनके इस वेश को देखा। कभी कभी वह सैनिकों से घिरी पुरुषों की तरह तीर कमान लिए घोड़े पर भी निकलती और उनके चेहरे पर कोई नकाब नहीं रहता। सिक्कों पर रजिया सुल्तान का नाम। रजिया न सिर्फ एक अच्छी प्रशासक साबित हुई बल्कि एक सैनिक रणनीतिकार के रूप में भी उनकी तारीफ हुई। उन्होंने आगे आकर अपनी सेना का नेतृत्व भी किया। सिराज जुज्जानी ने अब जब इल्तुतमिश राजवंश का इतिहास लिखा तो उन्होंने रजिया के लिए लंगर कस शब्द इस्तेमाल कर उन्हें बहुत सम्मान दिया। इस शब्द का अर्थ होता है लड़ाई में सेना का नेतृत्व करने वाला, और वह एक निष्पक्ष सुल्तान साबित हुई जिन्हें उनकी प्रजा पसंद करती थी। रजिया एक बादशाह की बेटी जरूर थी, लेकिन शुरुआती समय में अपने पिता की विरासत पर निर्भर रहने के बाद उन्होंने अपने आप को इल्तुतमिश से अलग कर लिया था। वह सुल्तान बन गई थी, जो मध्ययुगीन भारत में एक मुस्लिम महिला के लिए अनूठी बात थी। इल्तुतमिश के जमाने में चांदी के सिक्के चला करते थे और जिनमें उनका नाम गड़ा होता था। रजिया ने पहले इन सिक्कों पर अपने पिता के नाम के साथ अपना नाम लिखवाना शुरू कर दिया और उनमें इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम और रजिया को सुल्तान ए मुअज्जम कहा गया। और समय के साथ रजिया में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्होंने सिर्फ अपने नाम पर सिक्के ढलवाने शुरू कर दिए थे। सांस्कृतिक इतिहासकार एलिसा गेवे ने अपनी किताब मेडिवल एंड अर्ली मॉडर्न इस्लाम में लिखा, सिक्कों पर रजिया के नाम से पहले सुल्तान गड़ा रहता था। उन्होंने कभी भी अपने लिए सुल्ताना शब्द का प्रयोग नहीं किया। वह उस दौर में सुल्तान बनी जब यूरोप में महिलाएं अपने घरों की चार दीवारी से बाहर निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। और याकूत से निकटता। ये दिल्ली सल्तनत के कट्टर इस्लामी दरबारियों को रजिया का खुला व्यक्तित्व बहुत नागवार गुजरा। उन्होंने उनको हटाने की योजना बनानी शुरू कर दी। सुल्तान के रूप में रजिया की शख्सियत का बहुत बड़ा हिस्सा था बाहरी दुनिया को अपने आप को एक पुरुष की तरह दिखाना। अब्राहम इराली लिखते हैं कि वह दूसरों को तो दिखा सकती थी कि वह पुरुष से कम नहीं है, लेकिन अपने आप को नहीं। पुरुष साहचर की उनकी चाह उनके पतन का कारण बनी। इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने बाहरी लोगों को अपने नजदीक लाना शुरू किया, वह उनके दरबारियों को रास नहीं आया। उनमें से एक शख्स था अबीसीनियाई मूल का जलालुद्दीन याकूत को रजिया का अमीर ए अकबर का पद देना उनके तुर्क दरबारियों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें शक था कि याकूत के साथ उनके प्रेम संबंध है। उन्होंने रजिया को गद्दी से हटाने के लिए षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। पंजाब में विद्रोह। ये रजिया के खिलाफ विद्रोह करने वाला पहला शख्स था कबीर खां और उसको अपनी तरह
तरफ करने के लिए रजिया ने उसे पहले ही लाहौर का गवर्नर बना दिया था। लेकिन जब रजिया का रसूख बढ़ने लगा तो उसने दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर लाहौर में बगावत कर दी। सन 1239 में रजिया इस बगावत को कुचलने के लिए एक बड़ी सेना लेकर रवाना हुई। चेनाब नदी के किनारे रजिया कबीर खां की सेना से सामना हुआ। कबीर खां रजिया की सेना का सामना नहीं कर सका, उसे हार माननी पड़ी। लेकिन जब वह दक्षिण पंजाब में कबीर खां के विद्रोह को कुचलने के लिए गई हुई थी, तब दिल्ली में उनके दरबारी हरकत में आ गए। उन्होंने दिल्ली में रजिया के करीबी याकूब की हत्या कर दी। रजिया को पंजाब गए उनके नजदीकी साथियों के साथ भटिंडा में गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद रजिया के सौतेले भाई मुइजुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली का सुल्तान बना दिया गया। लेकिन रजिया भी पूरी तरह से चुकी नहीं थी, हार नहीं चुकी थी। रजिया ने उन्हें गिरफ्तार करने वाले भटिंडा के गवर्नर अल्तोनिया को उच्च पद का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। यही नहीं, उन्होंने उससे शादी कर ली। दोनों एक सेना लेकर दिल्ली की तरफ बढ़े, लेकिन यहाँ भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। दिल्ली सल्तनत की सेना ने उनको हरा दिया। इस्लामी ने लिखा, एक भी घुड़सवार रजिया के साथ नहीं रहा। वह और अल्तोनिया लड़ाई के मैदान से भाग गए, स्थानीय लोगों की गिरफ्त में आ गए। रजिया का अंत। उसके बाद रजिया के साथ क्या हुआ उसके बारे में इतिहासकार एकमत नहीं है। सिराज के अनुसार गिरफ्तार होते ही रजिया और अल्तोनिया की हत्या कर दी गई। एक और इतिहासकार यहाँ सरहिंदी के अनुसार दोनों को बीड़ियों से बांधकर सुल्तान के सामने पेश किया गया और जिसने उनको मौत की सजा दी। लेकिन इब्न बतूता कहता है कि एक किसान ने कैथल में रजिया के जेवर चुराने के लिए उनकी हत्या की। रजिया ने 3 वर्ष और 6 दिनों तक दिल्ली की सल्तनत पर 3 वर्ष और 6 दिनों तक दिल्ली की सल्तनत पर राज किया। उन्हें अब देखते हैं कि यमुना के किनारे दफनाया गया। उनकी याद में एक छोटा मकबरा बनवाया गया जो आज भी दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास मौजूद है। सिराज ने लिखा कि रजिया सुल्तान एक महान सम्राट थी। वह बुद्धिमान, न्यायप्रिय, उदार शासक थी और जिन्होंने अपने लोगों की भलाई के लिए बहुत काम किए। एक अच्छे राजा में जितने भी गुण होने चाहिए थे वह सब उसमें थे और उनमें बस उनका एक ही दोष था कि वह पुरुष नहीं थी। इसलिए पुरुषों की नज़र में उनके इन गुणों की कोई कीमत नहीं थी। तो यही कहानी है रजिया सुल्तान की। किसकी? रजिया सुल्तान की। धन्यवाद।